अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोगों के दिमाग ख़राब हो रहे हैं। और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जो भी इंसान काम करे ज़िंदगी में, इंसान इत्मीनान से, प्यार से, सुकून से सब कुछ कर सकता है। सुकून से भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो आप इसमें गुस्सा नहीं किया करें मुझ पे। बिल्कुल। आप मुझ पे गुस्सा नहीं किया करें। कुछ भी सहन कर जाए, बस कुछ ना बोले नहीं आगे नहीं, से। प्यार कुछ से ना बोले आगे से। नहीं। अच्छा, प्यार से इंसान किसी को जीत भी सकता है। जीत भी सकता है, मसला ये सारा। बिल्कुल। खैर, आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, मुगल से रिलेटेड बहुत ही वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुगल्स एंड कोल्ड वॉर, टॉपिक्स रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल बुक्स बाय CBSE। सो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल में पढ़ा होगा, ये न्यूज़ वगैरह डिस्कस की जाती है कि NCERT सिलेबस में मेजर चेंजेस किए हैं। ऑल टुगेदर कई जो चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, ये रिमूव कर दिए गए। इसमें से 2 पोएम्स हैं एक पाकिस्तानी पोएट की, कुछ चैप्टर्स हैं इस्लामिक एम्पायर्स पर, इस्लामिक कोर्ट्स का जो चैप्टर था ये हटाया गया, और जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी नॉन अलाइनमेंट की, कोल्ड वॉर की, उससे रिलेटेड जो कुछ चैप्टर्स हैं ये रिमूव किए गए। अब इसी को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि CBSE ने यही चैप्टर्स रिमूव क्यों की। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ के क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड व्हाई इट मैटर्स। रिसेंटली चाइना और US ने भी क्या चेंजेस किए हैं अपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि हम लोग सेटअप करेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल। आपको बताना है कि किस देश के साथ इंडिया सेटअप करेगा मिलकर एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पुर्तगाल, ब्राज़ील, चाइना या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा बेसिक्स को। CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE प्राइमरली जो करिकुलम है ये तैयार करता है फॉर क्लासेस 9th to 12th। और रिसेंटली CBSE को ये कहा गया है पॉलिसी के अंडर कि देखिए टोटल जो सिलेबस है बच्चों के लिए, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो, ये सिलेबस ऑल टुगेदर 30% कम करिए। बहुत सी चीज़ें आज के समय CBSE के सिलेबस में हैं और काफ़ी बार ये एक बर्डन ही बन जाता है स्टूडेंट्स पर, तो इसलिए सिलेबस 30% कम करना चाहिए। अब CBSE देख रहा है सारे सब्जेक्ट्स को, मैथ को, दुनिया भर के और सब्जेक्ट्स को, कि कहाँ ट्रिमिंग करनी है, कहाँ से कुछ चैप्टर्स है ये कम कर सकते हैं जिससे जो ये 30% वाली जो ये पॉलिसी रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाए। और बताया जा रहा है कि CBSE ने बाकी जो बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं मैथ वगैरह, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कटौती करी है। कई जो चैप्टर्स हैं इनको रिमूव किया गया है ताकि ऑल टुगेदर सिलेबस थोड़ा सा रैशनलाइज हो पाए। तो इसी बीच CBSE की नज़र पड़ी यहाँ पर 10वीं की किताबों पर ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री। यहाँ पर देखा कि जी बड़े सारे चैप्टर हैं, इनको थोड़ा कर सकते हैं ताकि ऑल टुगेदर सिलेबस रैशनलाइज हो पाए। और इसमें हमने देखा फॉर एग्जांपल जो सोशल साइंस की किताब है उसमें इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे। फिर उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे, मगर CBSE की किताबों में फैज़ अहमद फैज़ की भी कई पोएम्स थी, उनमें से 2 पोएम्स यहाँ पर CBSE ने डिसाइड किया है कि रिमूव की जाएंगी। अब फैज़ अहमद फैज़ कौन थे ये जान लो। ये एक पाकिस्तानी पोएट थे। पाकिस्तान में कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में शायद इनसे बड़ा पोएट पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी इनको मिल चुका है, मगर इंडिया में इनकी एक पोएम है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती है। अब बाय द वे यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि फैज़ अहमद फैज़ बिल्कुल ब्रिटिश एरा के कोई पोएट थे और पार्टीशन से पहले ये मर गए, नहीं। जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान चले गए थे, ये तब 36 साल के थे। उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के इन्होंने अपनी लाइफ के जो सबसे, आप कह लीजिए, जो फेमस पोएम्स हैं ये प्रोड्यूस करी। उनमें से एक पोएम है हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो पोएम है ये फैज़ अहमद फैज़ ने बनाई थी पाकिस्तानी मिलिट्री की जो तानाशाही है उसके अगेंस्ट। मगर फॉर सम ऑड रीज़न इंडिया में जब भी हमने देखा है कि मेजर प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ की जो ये पोएम है हम देखेंगे इसका यूज़ किया जाता है। अब रिसेंटली आपको याद होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट विरोध हो रहा था दिल्ली में, तब काफ़ी बार हम देखेंगे जो ये पोएम है इस पाकिस्तानी पोएट की ये रिसाइट करी गई। फिर 2020 में एक न्यूज़ ये भी आ गई थी कि IIT कानपुर में ये पोएम रिसाइट करी गई है। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करी गई कि जी क्या ये जो पोएम है हम देखेंगे क्या ये एंटी हिंदू है, क्योंकि यहाँ पर बुतों की बात की जाती है काफ़ी बार। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं पिछले कई सालों में
ये फैज़ अहमद फैज़ जो पोएट है इंडिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। इवन आप अगर देखोगे जो कश्मीर फाइल्स रिसेंटली मूवी आई थी उसमें भी जो ये हम देखेंगे भी है इसको काफ़ी सार्कास्टिक मॉकिंग तरीके से यूज़ किया गया था। तो ओवरऑल आप अगर फैज़ अहमद फैज़ की ज़्यादातर पोएम्स देखोगे तो ये आपको पॉलिटिकल इन नेचर ही मिलेगी। ये पाकिस्तान में जो आर्मी जनरल्स की तानाशाही है उसके खिलाफ काफ़ी लिखते थे, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म, इसके बारे में बहुत कुछ लिखते थे। तो इनकी जो 2 पोएम्स हैं ये यहाँ पर रिमूव कर दी गई है। पर्सनली आई मीन देखिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई लिटरेचर का बहुत बड़ा फ़ैन है तो वो कहे कि नहीं जी इनकी पोएम होनी चाहिए, मगर हमारे यहाँ देखिए वो प्रॉब्लम्स है नहीं जो पाकिस्तान में है। आप अगर सोच कर देखें हमारे यहाँ आर्मी तख्ता पलट नहीं करती, वो पाकिस्तान का एक सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है, सोचने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। परहैप्स यहाँ पे लगा होगा CBSE को कि इतना रेलेवेंट है नहीं इनका लिटरेचर इंडियन कंटेक्स्ट में। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के समय भी आप अगर देखो तो वो अपनी आर्मी को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंडियन कंटेक्स्ट में ये पोएम्स परहैप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शायद लगा होगा और इसलिए ये पोएम्स रिमूव करी गई हैं। उसके अलावा आप अगर देखें तो चैप्टर्स हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी पर, ये रिमूव किए गए हैं। इन चैप्टर्स में फोकस किया गया था कि किस तरीके से भारत में सोशल डिविजन्स हुए हैं, भारत में कितनी इनइक्वालिटी है और इन इक्वालिटी से लड़ने के लिए कितनी मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक चैप्टर था ऑन चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जहाँ पर नेपाल और बोलीविया का एग्जाम्पल दिया गया, तो ये भी कट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक चैप्टर था सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पर, ये 11वीं क्लास में एक चैप्टर था हिस्ट्री में। इसमें देखिए बताया गया कि किस तरीके से इस्लाम रिलीजन फैला अफ्रीका में, एशिया में, और जब एक बार इस्लाम फैल गया तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर, वेरियस जगह इसका इम्पैक्ट क्या देखा गया। तो ये जो चैप्टर है ये भी कर दिया गया है रिमूव। फिर उसके अलावा देखिए एक और चैप्टर है यहाँ पर जहाँ पे मुगल कोर्ट्स की बात की जा रही है, ये जो चैप्टर है ये भी कर दिया गया है रिमूव। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूँगा, मुगल हिस्ट्री जो है NCERT में आपको देखिएगा प्रॉपरली कवर करी गई है, कॉम्प्रहेंसिवली कवर करी गई है, और किसी एम्पायर की हिस्ट्री कवर करी ना करी गई हो मगर मुगल हिस्ट्री तो आपको प्रॉपरली मिलेगी। और ओवर द ईयर्स कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर कई ऑथर्स ने लिखा है, इवन मैं कहूँगा कई लिबरल ऑथर्स ने ये बात लिखी है कि थोड़ी सी अगर कम मुगल हिस्ट्री होगी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तो बाकी और जो बहुत सारे एम्पायर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल अहोम किंगडम है, उनके बारे में लोगों को और जानने को मिलेगा। बीच में आप अगर देखोगे मिडिवल इंडिया में बहुत से राजा आए थे, बहुत से एम्पायर्स बने थे, मगर एक आप कह लीजिए मेन जो हमारा फोकस है वो नॉर्थ इंडिया पे ही रहता है। हम साउथ इंडिया पे, ईस्टर्न इंडिया पे, इवन वेस्टर्न इंडिया में जो हो रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो हो रहा था, उस पर इतना फोकस करते नहीं है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर मुगल्स का जो इम्पैक्ट है ये आपको सिलेबस में थोड़ा बहुत कम दिखे ताकि बाकी और जो बहुत सारे किंग्स थे, एम्पायर्स थे, उनको भी जगह मिले, जो डिज़र्व करते हैं वो स्पेस उनको भी दिया जाए। फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये लगी मुझे कि कोल्ड वॉर एरा और नॉन अलाइंड मूवमेंट, आपको पता होगा नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये स्टार्ट करी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने ये कहा कि जी हम एक ऐसे कंट्रीज़ का गुट बनाएंगे जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी। एक तरफ था USA, दूसरी तरफ था USSR। दोनों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि या आप हमारी तरफ है और अगर आप हमारी तरफ नहीं है तो मतलब आप दुश्मन की तरफ है। तो इंडिया, इंडोनेशिया समेत कई और देश थे, ये सब इकट्ठा आए और इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई ये नाम मूवमेंट, और इसने बहुत सी कंट्रीज़ को हेल्प करी अपनी विदेश नीति तय करने में। और आपने काफ़ी बार ये टर्म सुनी होगी थर्ड वर्ल्ड। अमेरिका में काफ़ी बार ये लोग कहते हैं कि जी जो कंट्री बहुत गरीब होती है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब होता है, उसको कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये थर्ड वर्ल्ड टर्म है ना, ये भी कोल्ड वॉर एरा के टाइम की है। क्योंकि क्या था, जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ थी उनको कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड, जो कंट्रीज़ USSR के साथ थी उनको कहा गया सेकेंड वर्ल्ड, और जो कंट्रीज़ न्यूट्रल थी उनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड। मगर बाद में जो ये टर्मिनोलॉजी है किसी और तरीके से यूज़ करनी स्टार्ट कर दी गई। तो खैर ये जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं इनके, ये भी हटा दिए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है आज के समय जब इंडिया पे इतना प्रेशर आ रहा है US की तरफ से कि देखिए अब तो जो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली पॉलिसी है ये त्याग दीजिए, प्रॉपरली वेस्टर्न कंट्रीज़ के पक्ष में आप बोलिए, ये डिमांड्स US से लगातार आ रही हैं। तो ऐसे टाइम में ये चैप्टर रिमूव करना थोड़ा सा ऑड है। मुझे एक्चुअली ये समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या था। कोल्ड वॉर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। और नॉन अलाइंड मूवमेंट, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा मॉडर्न इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समझने का सबसे पहला चैप्टर ही होना चाहिए नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये दोनों क्यों रिमूव किए गए हैं
आई डो नॉट नो, मगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इन चेंजेस का धीरे धीरे विरोध हो रहा है। इससे पहले आप अगर देखोगे तो 2021 में जब कुछ चेंजेस किए गए थे सीबीएसई के सिलेबस में, तब उस वक्त इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने कहा था कि जो डिसीजन है टू चेंज एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, ये पॉलिटिकल है, ये एकेडमिक नहीं है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इन द फ्यूचर और भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। अब बाकी कंट्रीज़ के बारे में मैं आपको अगर बताऊँ तो चाइना ने देखो 1995 में इंट्रोड्यूस किया था नेशनलिस्टिक करिकुलम। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे राष्ट्रवाद पे फोकस होगा ताकि ऐसी पॉपुलेशन आगे बढ़े जो देश प्रेमी हो। और शी जिनपिंग ने ये रिसेंटली कहा है कि ये लोग इसको और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। पेट्रियाटिज़म जो है, देशभक्ति, ये चाहते हैं कि यूथ में और ज़रा जागे, तभी ये लोग चाइना की तरक्की के लिए काम करना चाहेंगे। नहीं तो अगर इनको हम ऐसे बताएंगे कि देखिए चाइना में ये प्रॉब्लम है, चाइना ऐसा है, नेगेटिव बातों पे फोकस करेंगे, तो ये चाइना से फिर भागना ही चाहेंगे और अपने देश को गालियाँ निकालेंगे। तो ये चाइना की विचारधारा है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने कोशिश करी कि चाइना की तरह ये भी एक पेट्रियाटिक एजुकेशन लेके आएंगे, जहाँ पर अमेरिकन हिस्ट्री के जो काले चैप्टर्स हैं, जो डार्क चैप्टर्स हैं, ये थोड़े से रिमूव करके ये लोग फोकस करेंगे अमेरिका की ग्रेटनेस पर, अमेरिका कितना महान क्यों है, अमेरिका की अचीवमेंट्स क्या है। मगर ट्रंप का जो ये सपना था, ये साकार नहीं हो पाया। जो बाइडन ने आकर जो ये पेट्रियाटिक एजुकेशन है, इस मूव पर बिल्कुल एक लॉक लगा दिया है। नाउ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि जो चेंजेस हुए हैं सीबीएसई द्वारा, जिन पर आज के समय आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि ये चेंजेस ठीक हैं? क्या आप इन चेंजेस को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये चेंजेस नहीं करने चाहिए थे? लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका थॉट। नाउ वापस आते हैं एमसीक्यू पर कि इंडिया ने डिसाइड किया है टू सेटअप ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन एथेनॉल किस कंट्री के साथ? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, ब्राज़ील। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और ब्राज़ील मिल के बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन एथेनॉल, क्योंकि आपको पता होगा एथेनॉल बनता है शुगर केन से, और इंडिया और ब्राज़ील और कुछ करते ना करते हो, शुगर केन दोनों देशों में बहुत ही बड़ी स्केल पर प्रोड्यूस होता है। तो दोनों देश मिलकर एथेनॉल प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में हैं, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज़ करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज़ द कोड PD10, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, जी जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो? कहना ये चाहूँगी कि मुझे तो काफ़ी हद तक सही लगा, लेकिन कोल्ड वॉर का भी मुझे नहीं समझ में आया कि कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए थी। जैसे वो ये कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको क्यों रिमूव किया गया। और दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के हवाले से जो चैप्टर था, जहाँ से इस्लाम की इब्तिदा हुई थी कि कैसे आया, क्या हुआ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए थी। अच्छा, होता पता क्या है, होता ये है कि देश में किस रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं। सही, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या मैट्रिक और इंटर के पेपर्स में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए थोड़ा सा फ़र्क है या नहीं है, क्या कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी हैं या नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इस्लामियात होगा, हमारा तो कंपलसरी, ठीक है ना, उनका तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम्स के लिए होगा और नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई और सिलेबस होगा गीता के हवाले से, ये मुझे नहीं पता। तो जिस तरीके से जो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा मुस्लिम्स के लिए, अच्छा वैसे मैं कंपलसरी कह रहा हूँ मुस्लिम और हिंदू के लिए, आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा? ऑप्शनल होंगे। मैं आपको बताऊँ होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ चॉइस होती है कि जिसको बायो लेना वो बायो ले, और जिसको कंप्यूटर साइंस लेना उसको कंप्यूटर साइंस लेने देते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा एक अनुमान है, अब पता नहीं रियलिटी से मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो इसको देखकर मैं ये बता रही हूँ, मैं ये ओपिनियन दे दूँ कि ऐसा होता होगा कि मुस्लिम्स जो स्टूडेंट होते होंगे उनके लिए उनका जैसे इस्लामिक में भी होता होगा कंपलसरी, या इस्लामिक वो ले सकते हैं ऑप्शनल होता होगा, और हिंदूज़ जो स्टूडेंट होते होंगे उनके लिए डिफरेंट होता होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, मैं एक कुछ ये भी देख रही हूँ कि बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सही भी किया है। पूछिए क्यों? वो ये कि मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि वो होना चाहिए था, लेकिन देखिए मैं जो हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन वो इसलिए सोच रहे हैं कि वो वही आपकी वाली बात कि वो देख रहे हैं एक तो पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी, मैजॉरिटी किसकी है, और दूसरा ये है कि वो ये देख रहे हैं कि जैसे मुगल्स ही भरे हुए थे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि इनके बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने हिस्ट्री देखी, इनके बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना वो हमें भी पढ़ाया जाता हमारी बुक्स में। तो ये मेरे एक जज्बात थे। मैं ये कहना चाहती हूँ, या मैं ये सोच रही हूँ कि स्टडीज़ में या कोर्स में या एकेडमिक जो कोर्स हो आपका, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बेसिस पे कि इस्लामिक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री तो मुझे लग रहा है कि अब तक तो वो लेकर चलें, क्योंकि मुगल्स के अब जो 1-2 चैप्टर्स वो रिमूव करें, लेकिन अब तक उनके एकेडमिक और उसके अंदर सिलेबस में इंक्लूडेड थे, अब जाके रिमूव है, तो काफ़ी हद तक तो उनके स्टूडेंट्स को, उनके लोगों को पता होगा। लेकिन हम उनके राजाओं के बारे में, हम उनके एम्पायर्स के बारे में नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो शुरू से मैंने देखा है कि कुछ भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड ही नहीं है। हमारे यहाँ हमसे रिलेटेड, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारे मज़हब से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो कंपलसरी है। अच्छा, ये जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वाला ज़्यादातर थोड़ा सा जो एजुकेशन को लेके है वो वहाँ ज़्यादा है, यहाँ तो इतना ज़्यादा आबादी नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताएं, तो यहाँ नॉन मुस्लिम के बारे में पढ़ाया क्या जाता है? कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन ये कि पहले तो कंपलसरी एक्सक्यूज़ मी, हिंदूज़ की हिस्ट्री आपको पता है? मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनके हिसाब से हो सकता है सब्जेक्ट कुछ ना कुछ हों ऐसे, लेकिन है कि हमारे जो ओवरऑल सिलेबस है उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैट्रिक बेसिस पे सबके सेम पेपर होते हैं। नहीं, तो उसमें हिंदूज और मुस्लिम का कोई वही नहीं है ना। ये होता है कि जो मज़हब को लेके थोड़ी बहुत तब्दीली होगी सब्जेक्ट की, यानी कि इस्लामियात जैसे हमारे लिए ज़रूरी है, तो उनके लिए उनके हिसाब से सब्जेक्ट होता होगा। तो ज़्यादातर तो हमारे यहाँ मतलब इतनी आबादी है नहीं, जिन शहरों में आबादी होगी उस हिसाब से कोई ना कोई लॉ होंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जैसे इस्लाम कैसे फैला, ठीक है ना, ये मुसलमानों को तो पता होना ही चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर देखें, एक चीज़ है, आप एक एशिया में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली इस्लाम आना है, यानी कि इस्लाम अरब से जो आया था, ये बहुत बड़ी एवोल्यूशन है, ठीक है, एक एवोल्यूशन है। बेशक वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज था। आपके ना हिस्ट्री पता हो, ठीक है ना, तो ये हुआ कैसे, ठीक है ना, फिर अच्छा ये जब पता होगा कि हुआ कैसे, तो फिर इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि यार हिंदुइज़्म को हम मज़ीद कैसे फैलाएं। देखिए ना, आपको जब पता होगा कि ये पानी आया कैसे, ये पानी यहाँ से आया, इस तरह से आया, इसका तरीक़ेकार ये था, तो अब हम अपना पानी इस तरीके से लाएं, या इस पानी को हम रिवर्स ऐसे करें। देखिए, आपको चीज़ें पता होना ज़रूरी है, इल्म हो, आपको नॉलेज हो, ठीक है ना। अच्छा, सब्जेक्ट कम किए गए, उसका रीज़न बता रहे हैं कि बर्डन था, 30% कम ही करना था, ठीक है, बर्डन था। तो बर्डन को आप शॉर्ट कर सकते हो, चीज़ों ठीक है ना। आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 कर सकते हैं उसको। अगर 6 सफ़ों का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक पे बात की गई है, तो उसको 2 पेज कर लें, 2 पेज कर 3 कर लिए, ताकि आपको एक तरह से कम पता तो हो कि जिस रीजन में आप रहते हैं उसके अंदर एक वक्त ऐसा था, 2000 साल, 300 साल, 400 साल पहले, 200 साल पहले, या 700-800 साल पहले, 1000-1200 साल पहले, जब इस्लाम शुरू, 1400 साल पहले तो दुनिया में आया, अरब में आया, ठीक है ना। उसके बाद ये 200-300 साल बाद वहाँ से आना शुरू हुआ। 1000 साल पहले तो ये जो हुक्मरान आए थे, जो हमले हुए थे, 1400 साल पहले तो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस्लाम तो हज़रत आदम से आया ना, इस्लाम तो फिर आया गया, तो इस खित्ते में कब, मतलब हज़रत आदम, देखिए उसकी हिस्ट्री, इस्लाम की हिस्ट्री नहीं है यहाँ। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आया ना, हाँ ना, तो उसकी हिस्ट्री, तो वही तो बता रहा हूँ। ये 1000 साल पहले जो हुक्मरान आए और हमले हुए, तो उन्हीं के, वो मुसलमान ही तो थे ना, इसी एरिया अफगानिस्तान वाली तरफ से, इसी तरफ से आए थे, ठीक है ना।
तो कम से कम ये है कि पता होना चाहिए कि हुआ कैसे था। अच्छा एक और बात बताऊँ, मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन, मुझे नहीं पता हर कोई ये फील करता है कि नहीं करता है, मैं मज़हब को फिर भी एक साइड रखती हूँ, नॉन मुस्लिम साइड में रखती हूँ। मैं ये कहती हूँ हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी कहा कि आपके जो हीरोज़ थे जिनके जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे पता नहीं क्यों जुस्तजू हुई। आपने भी बोला कि मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो देखूं इनके बारे में, छत्रपति जी के बारे में। मैंने ये तक कहा था कि ये यहाँ के हीरोज़ थे तो इनके बारे में बाकायदा बुक्स में होना चाहिए। चैप्टर हमें पढ़ाया जाता, 2 चैप्टर हमें किसी क्लास में पढ़ा दिया जाता, भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में एक क्लास में पढ़ा दिया, जैसे वो 9, 10, 11, 12 की बात करें तो हमें भी हमारे भी सिलेबस में इंक्लूड, डजंट मैटर कि वो हिंदू थे, डजंट मैटर। मैं ये कह रही हूँ कि हमें, जैसे आपने बोला कि इन्फॉर्मेशन तो हो, नॉलेज तो, कोई हमसे बात करे तो हम जवाब तो दे पाए कि जी वो ये थे, जी उनकी ये कुर्बानी थी, ये सैक्रिफाइस। इतनी ज़बरदस्त स्टोरियाँ हैं कि जिन पे अगर मूवीज़ बन सकती हैं तो मूवीज़ बनती हैं, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त किस्म की जो शख्सियत होती हैं। तो जब लोग मूवीज़ देख सकते हैं तो क्या सब्जेक्ट पे उनको इंटरेस्ट नहीं? अच्छा एक और बात प्रशांत धवन जी ने बिल्कुल सेम कही, हमने ओम्स के बारे में जो सुना था, उनका जो एरा था, तो जब हम बिल्कुल एक जज्बाती हो गए थे और हमने कहा कि ओम्स के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, हमें भी पता होना चाहिए था, ये तो इतने बहादुर थे, इन्होंने तो ऐसे मार गिराया, ऐसे भगाया, उन्होंने आखिर तक सरेंडर नहीं किया, आखिर तक लड़े मुगल्स के साथ। तो उसी वक्त हमारे दिल में तो ये आया था कि हमारे भी सिलेबस में इस चीज़ को इंक्लूडेड होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा हमारा सिलेबस बहुत सॉर्ट आउट है, मैंने देखा बहुत सिलेक्टेड पढ़ते हैं, इतना सिलेक्टेड पढ़ते हैं, सिर्फ पाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री, इस्लाम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बेसिक है, दैट्स इट। आपको ये पता था कि हिंदुस्तान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मुगल की हुकूमत नहीं थी? नहीं, हमने ये पढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, पूरे मुगल की हुकूमत थी, पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया दौर की हुकूमत थी, ये था वो था। अच्छा। लेकिन यहाँ तो ऐसा पता चल रहा है कि कई इलाके ऐसे थे जहाँ हुकूमत नहीं भी हुई। अच्छा मैं इस चीज़ को फिर भी अप्रिशिएट करूँगी कि अब तक तो लेकर चले, अब तक तो उन्हें पढ़ाया गया, अब तक तो इंक्लूडेड था, हाँ, ये भी और अभी भी ज़रूरत इस बात की थी कि सॉर्ट आउट करना था, कम करना था, तो फिर उन्होंने रिमूव किया, फिर भी उन्होंने कुछ रखे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा 4 चैप्टर हैं तो 2 कर दिए। अच्छा कम करने की क्या वजह होगी? उसकी वजह एक तो बर्डन, दूसरी चीज़ ये है कि अब दौर चेंज हो गया है, अब आईटी से रिलेटेड भी बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाए। यानी मिसाल के तौर पे अब इंटर करने के बाद वो आईआईटी में जाएगा तो उससे पहले बेसिक तो पता हो उसे। अच्छा और एक और बात मुझे यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा कि फ़र्क किया गया है, पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए कोल्ड वॉर भी उन्होंने हटाया, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनको, मुझे लग रहा है उनको करना ही था। कब? थर्ड वर्ल्ड के बारे में जो एक टर्म है वो बताया गया। हिस्ट्री वहीं से तो इब्तिदा होती है, वहीं से तो बच्चों को पता चलना था, लेकिन वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि आज के जदीद दौर की कुछ चीज़ें जो हैं उसको ऐड करना होगा, जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को माइनस करना ज़रूरी है। वक्त के साथ साथ ये भी ज़रूरी है सिलेबस के, ताकि आज के दौर के हिसाब से लोग अवेयरनेस। अच्छा ओम्स के बारे में मैं हैरान हूँ, चले हमारे तो कोर्स में नहीं है, हम यही समझते थे कि शायद हमारे कोर्स में इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ें तो काफ़ी डिफरेंट हैं, इंडिया में तो पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे भी नहीं है इंक्लूडेड। इन्होंने इस बात को इस तरीके से हाईलाइट किया कि हम बस मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको रिमूव करने का मकसद एक ये भी है कि हम दूसरे हीरोज़ को भी तो ऐड करें, दूसरे महाराजा राजा के बारे में भी हम जाने, उनके दूसरे एम्पायर्स भी हैं जो गुजरे हैं, तो उनकी भी कुर्बानियों के बारे में जाने, जो कि फ़ख्र है, जो कि फ़ख्र है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और कुछ चीज़ें 19-20 हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, कुछ चीज़ें हम समझते शायद नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ चीज़ें शॉर्ट कर देनी चाहिए थी। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।